नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, हिमाचल उपचुनाव में हार पर रार, भाजपा के एक और नेता का इस्तीफा, सरकार और संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी इलेक्शन 2022, प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना, कहा जेवर के किसानों को क्यों नहीं मिला मुआवजा। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बदले बदले तेवर, ममता से मिलने के बाद सुब्रमण्यम स्वामी का केंद्र पर हमला, बोले मोदी सरकार हर मोर्चे पर फेल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। हिमाचल उपचुनाव में हार पर रार, भाजपा के एक और नेता का इस्तीफा, सरकार और संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर हार ने भाजपा में हलचल पैदा कर दी है। मंगलवार को पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे कृपाल परमार ने इस्तीफा दे दिया था। वहीं अब राज्य कार्यकारिणी के सदस्य और सिरमौर जिले के अध्यक्ष पवन गुप्ता ने भी इस्तीफा दिया है। अपने इस फैसले के लिए पवन गुप्ता ने सीएम दफ्तर में तैनात एक अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया है। गुप्ता के इस्तीफा देने के अंदाज से भी पार्टी की किरकिरी हुआ है। पवन गुप्ता ने सोशल मीडिया पर इस्तीफा अपलोड किया और कहा कि वो बीते 6 महीने से उत्पीड़न का शिकार हैं। उपचुनावों में हार से उबरने की रणनीति बनाने में जुटी भाजपा के लिए यह करारा झटका है और इससे अंतर्कलह उजागर हो गई है, जो 1 साल बाद ही होने वाले विधानसभा चुनावों के लिहाज अच्छा संकेत नहीं है। इस बीच शिमला में भाजपा की 3 दिवसीय मंथन बैठक बुधवार को शुरू हुई है, जिसमें हार के कारणों पर चर्चा हो रही है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में उम्मीदवारों के अहंकार, गलत व्यक्ति को टिकट मिलना, मंडी में वीरभद्र परिवार के प्रति सहानुभूति और कुछ संगठन के लोगों की निष्क्रियता जैसे कारणों से उपचुनाव में हार का कारण बताया गया है। यही नहीं, पार्टी अब राज्य सरकार की कैबिनेट में फेरबदल से लेकर संगठन तक में तब्दीली पर विचार कर रही है। इस बारे में डिटेल रिपोर्ट तैयार की जा रही है और उसे हाईकमान को भेजा जाएगा। इसके बाद ही कोई फैसला होगा, लेकिन किसी भी तरह के बदलाव से फिलहाल इनकार नहीं किया जा रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी इलेक्शन 2022, प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना, कहा जेवर के किसानों को क्यों नहीं मिला मुआवजा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। इस बार उन्होंने मुद्दा बनाया है नोएडा के पास जेवर में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उजाड़े गए लोगों के दुख का। प्रियंका ने एक ट्वीट में पूछा है कि जेवर के किसानों को मुआवजा क्यों नहीं दिया गया है। क्यों किसान परिवार इस कड़कड़ाती ठंड में तंबू में रहने को मजबूर हैं? मुआवजा किसानों का हक है। प्रियंका गांधी ने इसको लेकर एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, किसानों के प्रति यदि आपकी नीयत सचमुच साफ है तो अपने चुनावी अरमानों को पूरा करने के लिए उन्हें बेघर मत छोड़िए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को जेवर में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखने वाले हैं। इसके 3 साल में बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है। इसके बन जाने के बाद हर साल 1 करोड़ 20 लोग इस हवाई अड्डे से यात्रा करेंगे। जेवर में बनने वाला हवाई अड्डा पहले चरण में 1300 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा। इसके निर्माण पर 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। नोएडा एयरपोर्ट को जर्मनी की एक कंपनी बनवाएगी। दिल्ली एनसीआर में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद ये दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। इस हवाई अड्डे के लिए कई गांवों की जमीन अधिग्रहित की गई है, लेकिन बहुत से लोगों को अभी मुआवजा नहीं मिला है। वो अपने घर के मलबे पर ही टेंट लगाकर रहने को मजबूर हैं। इन लोगों को प्रशासन ने कोई वैकल्पिक जमीन भी अभी तक नहीं दी है। जेवर में बनने वाले हवाई अड्डे के पास के गांव खेड़ा दयानपुर के अजय प्रताप सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसको लेकर एक याचिका दायर की है। अपनी याचिका में उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधानों के मुताबिक मुआवजा नहीं दिया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बदले बदले तेवर, ममता से मिलने के बाद सुब्रमण्यम स्वामी का केंद्र पर हमला, बोले मोदी सरकार हर मोर्चे पर फेल। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने के बाद भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने आज सुबह अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया। उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार इकोनॉमी, सीमा सुरक्षा, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दे पर फेल रही है। उन्होंने पूछा कि इन विफलताओं की जिम्मेदारी किसकी है। बता दें कि बुधवार को भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ममता बनर्जी से मुलाकात की। इसके बाद से ही राजनीतिक अटकलों को बाजार गर्म है। मुलाकात के बाद स्वामी ने ममता बनर्जी की जमकर तारीफ की। स्वामी ने ट्वीट में लिखा, मैं जितने भी राजनेताओं से मिला या उनके साथ काम किया, उनमें से ममता बनर्जी मोरारजी देसाई, जेपी, राजीव गांधी, चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव के जैसी हैं। इन लोगों की कथनी और करनी में फर्क नहीं होता है। भारतीय राजनीति में यह एक दुर्लभ गुण है।
वहीं भाजपा नेता से जब यह पूछा गया कि क्या वो टीएमसी में शामिल होंगे तो उन्होंने कहा कि मैं पहले ही उनके साथ हूँ, पार्टी में शामिल होने की मुझे जरूरत नहीं है। बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने भाजपा पर पहले भी हमले बोलते आए हैं, लेकिन ममता से मिलने के बाद वे खुलकर सामने आ गए। एनडीए सरकार की दूसरी पारी में भी कोई बड़ी भूमिका नहीं मिलने से नाखुश स्वामी कुछ समय से सरकार के फैसलों की भी खुली आलोचना करने से हिचक नहीं कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार ने दिया चूल्हा और बिजली, महंगाई की मार ने छीनी सुविधाएं, किसान त्रस्त पड़े, मिर्जापुर की खास रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां एड़ी से चोटी तक जोर लगा रही हैं। उत्तर प्रदेश में फिलहाल बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सीधी लड़ाई सबको दिख रही है। अखिलेश यादव भी बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी पर प्रहार कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने भी अब सीधे निशाने पर समाजवादी पार्टी को ले लिया है। बात करें मिर्जापुर की तो पुराना शहर होने के बाद भी यह विकास के मामले में अभी पिछड़ा हुआ है। यहाँ के किसान और लोग महंगाई से परेशान हैं। हालांकि मिर्जापुर से बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा कहते हैं कि 2017 के मुकाबले इस बार बहुत कम मुद्दे हैं। वहीं मिर्जापुर की एकमात्र महिला विधायक सुष्मिता मौर्य का कहना है कि पिछले सरकारों द्वारा अधूरे कामों को पूरा करने में काफी समय लगा। मिर्जापुर के लोग महंगाई से परेशान हैं। मिर्जापुर जिले के कई घरों में गैस होने के बावजूद लोग चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हैं। केंद्र सरकार ने चूल्हा दिया और राज्य की योगी सरकार ने बिजली दी, लेकिन इस बढ़ती महंगाई ने फिर गोबर के उपले से चूल्हा जलाकर घर चलाने पर मजबूर कर दिया। चिंता देवी की सबसे बड़ी चिंता महंगाई की मार है। चुनाव सामने है, लेकिन इस चूल्हे के धुएं के सामने सब धुंधला है। चिंता देवी कहती हैं, गैस बहुत महंगी हो गई है, इसलिए गैस का इस्तेमाल नहीं करते हैं और खाना चूल्हे पर ही बनाते हैं। हमें इस चूल्हे के कारण धुआं भी बहुत लगता है। हम धान और गेहूं काटते हैं और उसी से घर चलता है। उसी के पैसे से हम बच्चों को पढ़ाते हैं और घर का खर्च भी चलते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मुरादाबाद, शंकराचार्य की चेतावनी, योगी मोदी सावधान, नहीं तो बन जाएंगे 3 पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, गोवर्धन मठ पुरी के पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने अयोध्या में मस्जिद के लिए जमीन दिए जाने पर असंतुष्टि जाहिर की है। सरकार को आगाह करने जैसी शैली में उन्होंने कहा कि मोदी योगी सावधान, नहीं तो बन जाएंगे 3 पाकिस्तान। जगतगुरु शंकराचार्य बुधवार को रेलवे स्टेडियम में आयोजित विराट धर्म सभा में बोल रहे थे। मंच से सीधे संबोधन के स्थान पर कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों के सवालों के जवाब देकर उन्होंने अपनी बात रखी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से जुड़े एक सवाल पर उन्होंने कहा कि योगी और मोदी से पूछिए कि रामलला का मंदिर बन रहा है, इसमें उनकी क्या भूमिका रही है। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के शासनकाल में रामाल ट्रस्ट बना था। यदि पुरी के शंकराचार्य के रूप में मैंने रामाल ट्रस्ट के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए होते तो राम मंदिर उसी समय बन गया होता और उसके अगल बगल या आमने सामने मस्जिद भी बन गई होती। हस्ताक्षर न करने की वजह से आज अयोध्या में केवल राम जी का मंदिर बन रहा है। मोदी योगी को श्रेय लेना है, मुझे श्रेय नहीं चाहिए। उन्होंने मस्जिद को जमीन दिए जाने पर असंतुष्टि जाहिर की। कहा कि मस्जिद के लिए 25 किलोमीटर दूर उपहार स्वरूप 5 एकड़ जमीन दी गई है। यह योजना इस समय लोगों को अच्छी लग रही है क्योंकि राम जी का मंदिर बन रहा है। इसी निर्णय को यदि मथुरा और काशी में भी क्रियान्वित किया तो उत्तर प्रदेश में 3 नए पाकिस्तान बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। योगी जी, मोदी जी सावधान, आप 3 नए पाकिस्तान दे रहे हैं। हिंदू राष्ट्र से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि हम सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू हैं। विश्व में मुस्लिम और मसीही राष्ट्र हैं, लेकिन कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। यदि मुस्लिम रहीम रसखान बनकर देश में रहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। गोरक्षा के लिए कानून पर उन्होंने कहा कि इस समय भारत में ऐसा कोई भी राजनीतिक दल नहीं है जो हृदय से समग्र गोवंश की रक्षा का समर्थन करे। हिंदुओं के धर्म स्थलों पर सरकार के नियंत्रण के सवाल पर उन्होंने कहा कि सनातन धर्म से सरकार सहयोग ले सकती है, लेकिन उस पर अधिकार नहीं जमाया जा सकता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया, क्रिप्टो करेंसी को कानून के दायरे में लाने के खिलाफ हैं 54% भारतीय सभ्य। जी हाँ दोस्तों, सरकार क्रिप्टो करेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021 नाम से क्रिप्टो करेंसी के नियमन का बिल ला रही है। इस बिल के माध्यम से सरकार रिजर्व बैंक के तहत एक आधिकारिक क्रिप्टो करेंसी जारी करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार कर रही है। भारत में एक बड़ा वर्ग क्रिप्टो करेंसी को कानून के दायरे में लाने के खिलाफ है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक ओपिनियन पोल जारी किया गया। इस सर्वे में यह बात निकलकर सामने आई कि 54% भारतीय क्रिप्टो को कानून के दायरे में लाने के पक्ष में नहीं है। एक 5 दिन चले इस सर्वे में देश के अलग अलग हिस्सों से 56,000 लोगों को शामिल किया गया और क्रिप्टो करेंसी को लेकर उनके विचार जाने गए। केवल 26% लोगों ने क्रिप्टो को कानूनी दायरे में लाने की बात कही, जबकि 20% लोगों की इस बारे में कोई राय नहीं थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शरद पवार का सरकार पर वार, कहा अगर चुनाव न होते तो नहीं वापस होते कृषि कानून। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों तीनों नए कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया। किसान इन तीनों कानूनों को वापस लेने के लिए पिछले 1 साल से अधिक समय से आंदोलन कर रहे हैं।
हालांकि केंद्र सरकार के इन कृषि कानूनों की वापसी के फैसले को कुछ विपक्षी नेता चुनावी निर्णय बता रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने भी इन कृषि कानूनों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। महाराष्ट्र के सतारा में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार सभी राज्यों को भरोसे में लेती और संसद में इन तीनों कृषि कानूनों पर चर्चा करती तो आज स्थिति कुछ अलग होती। अगर कोई भी आगामी चुनाव नहीं होते तो शायद सरकार की ओर से 3 कानूनों की वापसी का फैसला नहीं लिया जाता। शरद पवार ने महाराष्ट्र की महा विकास आघाड़ी गठबंधन सरकार को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, मेरा यह अटूट विश्वास है कि महाराष्ट्र सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल जरूर पूरा करेगी। अगर महा विकास आघाड़ी गठबंधन, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस साथ मिलकर अगला चुनाव लड़ेंगे तो हम एक बार फिर सत्ता में आएंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करने के कुछ दिनों के बाद कृषि कानून वापसी विधेयक 2021 को बुधवार को मंजूरी दी गई है और अब इसे 29 नवंबर को शुरू हो रहे संसद सत्र के दौरान लोकसभा में पारित करने के लिए पेश किया जाएगा। दिल्ली बॉर्डर पर 26 नवंबर को किसान मनाएंगे जीत का जश्न, एसकेएम की कॉल पर आएंगे हजारों किसान। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया था और आज इसी के साथ कैबिनेट में इन तीनों कृषि कानूनों की वापसी का प्रस्ताव भी पास हो गया। इसके बाद किसान नेताओं के सरकार के खिलाफ कड़े रुखों में नरमी देखने को मिली। 2-6 नवंबर को दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन को 1 साल पूरा होने जा रहा है। इसके चलते संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान मोर्चा पर किसानों की संख्या बढ़ाने की कॉल दे रखी है, जिसके चलते अब दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन में किसानों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। तीनों कृषि कानून वापस लेने पर खुश हैं किसान। वहीं आज मोदी कैबिनेट में तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मंजूरी पर मुहर लगा दी है। वहीं कैबिनेट में तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मंजूरी के बाद किसान नेताओं में खुशी की लहर है। जो किसान नेता सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अपना रहे थे, अब वो सरकार के प्रति सकारात्मक बयान दे रहे हैं। वो सरकार के इस कदम की सराहना भी कर रहे हैं। अपनी जीत की खुशियां मनाएंगे किसान नेता दर्शनपाल सिंह, रमिंदर पटियाल, बूटा सिंह और सतीश नंबरदार ने कहा कि 26 नवंबर को किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने जा रहा है, जिसके चलते संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली की सीमाओं पर किसानों की संख्या बढ़ाने का ऐलान कर रखा है, जिसके चलते अब दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का पहुंचना शुरू हो चुका है। इस मौके पर किसान अपनी जीत की खुशियां मनाएंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सोनिया गांधी के घर कांग्रेस नेताओं की बैठक, संसद सत्र के दौरान सरकार को घेरने के मुद्दे पर होगी बात। जी हां दोस्तों, संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बैठक बुलाई है। यह बैठक कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर पर बुलाई गई है। इस बैठक में कांग्रेस के संसदीय रणनीति समूह के नेता भाग लेंगे। इस बैठक के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति पर बात होगी। साथ ही यह भी बात हो सकती है कि इस मुद्दे को कब उठाया जाए कि जिससे सरकार को मुश्किल में डाला जाए। इस बैठक में कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे। माना जा रहा है कि सोनिया गांधी नेताओं को निर्देश देंगी कि कैसे ज्यादा से ज्यादा मुद्दों को सत्र के दौरान उठाया जाए और सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर किया जाए। 2-9 नवंबर शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ काफी मुखर दिखाई दे रही है। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर पूरी तरह हमलावर हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार रह सकता है। सत्र की शुरुआत से पहले 28 नवंबर को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इसके अलावा राज्यसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 28 नवंबर को पार्टी के नेताओं की मीटिंग बुलाई है। इस बैठक में सदन को सुचारू रूप से चलाने और कामकाज को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं सत्र में ज्यादा से ज्यादा बिल पास करवाए जाएं और अधिक से अधिक काम हो, इसके लिए सरकार भी कमर कस चुकी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। इमरान प्रतापगढ़ी का दावा, यूपी में कांग्रेस के बिना सरकार नहीं बन सकती, जनता बदलाव चाहती है। जी हां दोस्तों, मुरादाबाद में कांग्रेस के प्रतिज्ञा सम्मेलन में कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी भी पहुंचे, जिन्होंने एबीपी गंगा से खास बातचीत की। कहा कि अब कांग्रेस का काफिला प्रियंका गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ चुका है। यह काफिला अब रुकने वाला नहीं है। जनता महंगाई की मार से त्रस्त है और अब बदलाव चाहती है। इमरान प्रतापगढ़ी ने बातचीत के दौरान शायराना अंदाज में सरकार की नाकामियों को भी गिनाया। कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने एबीपी गंगा से खास बातचीत के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार बिना कांग्रेस के कोई बना नहीं पाएगा, क्योंकि सरकार बनाने की चाबी अब कांग्रेस के हाथ में होगी। यह पदाधिकारियों का सम्मेलन है जिसमें प्रियंका गांधी पदाधिकारियों से उनके जिले का हाल चाल लेंगी और जानेंगे कि 2022 में उनके क्षेत्र में कौन से मुद्दे चुनावी मुद्दे बन सकते हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं में जोश और ऊर्जा का संचार करेंगी ताकि 2022 में कार्यकर्ता पूरे दमखम से चुनाव में कांग्रेस की ताकत दिखा सके। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, सरकार के कुरीतियों की वजह से आज जनता महंगाई और बेरोजगारी की मार से त्रस्त, पेट्रोल 100 के पार है, डीजल भी शतक के करीब है। ऐसे देश प्रदेश नहीं चलता।
कांग्रेस ने उपचुनाव में बीजेपी को हराया, इसीलिए सरकार को झटका लगा और उसने पेट्रोल और डीजल के दामों में 5 और 10 रुपए की कमी की। अगर इन्हें यूपी की सभी सीटों पर हार जाएगी तो हम अभी पेट्रोल और डीजल 50 रुपए सस्ता कर देंगे। इमरान ने कहा, आप बीजेपी को प्रदेश में हरा दीजिए, इनका सारा बुखार उतर जाएगा और महंगाई बेरोजगारी खुद व खुद दूर होने लगेगी। प्रियंका मुरादाबाद की बहू है, क्योंकि रॉबर्ट वारा का घर मुरादाबाद में है, इसलिए आज मुरादाबाद अपनी बहू का अपनी बेटी का स्वागत करेगा। हम पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। वरीय कांग्रेस नेता जयेश सिंह का दावा, महंगाई पर बैकफुट पर भाजपा, 27 नवंबर को पद मार्च करेगी पार्टी। जी हां दोस्तों, बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस 27 नवंबर को जन जागरण अभियान के तहत बगहा में नगर के गोपाल जी मार्केट से सुबह 11 बजे पद मार्च निकालेगी, जिसकी सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। उक्त बातें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयेश सिंह ने डुमरिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस व बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर देश में बढ़ती पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम व अन्य घरेलू सामान की वृद्धि के विरोध में 14 नवंबर से जन जागरण अभियान चल रहा है। इसी के तहत 27 नवंबर को बगहा कांग्रेस कमेटी द्वारा गोपाल जी मार्केट बगहा 2 से कांग्रेस कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में जन जागरण अभियान पद यात्रा निकालेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बैकफुट पर चली गई है, इसलिए सरकार ने कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की है। महंगाई के कारण पूरे देश में आम लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। गैस, डीजल और पेट्रोल की कीमतें अब आसमान छू रही हैं। उन्होंने जन यात्रा में कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील की। जयेश सिंह ने कहा कि कृषि कानून असंवैधानिक था, सरकार की लापरवाही के कारण किसानों को सड़क पर उतरना पड़ा। अगर सरकार पहले बिल उठा लेती तो 500 से ज्यादा किसानों की जान नहीं जाती। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध चरम पर है, आए दिन लूट हत्या की घटनाएं सामने आ रहा है, सड़कों का हाल खस्ता हाल है, आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने जन यात्रा में सभी कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में मार्च में पहुंचने की अपील की। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोविड मृतकों के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 2 मांग, कहा कोरोना से मरने वालों के परिजनों को दिए जाएं 4 लाख। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी शासित राज्य गुजरात में कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, कोरोना मृतकों के सही आंकड़े बताए जाएं। साथ ही कोविड से मारे गए परिवारों को राज्य सरकार से हर्जाना देने की भी मांग की है। राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट में एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें गुजरात के रहने वाले उन लोगों का दर्द बयां किया गया है जिन्होंने कोविड के समय किसी अपनों को खोया। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात मॉडल की बात तो होती रहती है, हमने जिन परिवारों से बात की सबने ये कहा कि कोविड के समय न उनको ऑक्सीजन मिला, न बेड मिला और न ही वेंटिलेटर मिला। वीडियो में राहुल गांधी कहते हैं कि जब सरकार को लोगों की मदद करनी थी तब सरकार नहीं थी, जब लोगों को मुआवजे की जरूरत थी तब भी वो वहाँ नहीं थी। राहुल गांधी ने कहा कि राज्य सरकार झूठा आंकड़ा देती है, राज्य में 10,000 नहीं बल्कि 3 लाख लोगों की कोरोना से मौत हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि मुआवजा 3 लाख लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन आज के गुजरात में 10,000 लोगों को 50,000 रुपए दिए जाते हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के पास हवाई जहाज खरीदने के लिए करोड़ों रुपए है, लेकिन गुजरात में मारे गए लोगों के परिवार को देने के लिए नहीं है। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की मांग है कि हर परिवार को 4 लाख रुपए दिया जाए। कोरोना के दौरान बड़े उद्योगपतियों का टैक्स माफ किया गया, लेकिन कोरोना से मारे गए लोगों की मदद नहीं की। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग कोरोना से मरे हैं वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी सरकार पर दबाव बनाएगी कि वो 4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर पीड़ित परिवारों को दे। वहीं भारत में अब तक कोरोना से 437 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के मामलों की कुल संख्या 34,535,763 हो गई है। वहीं कोरोना के सक्रिय मामलों की बात करें तो 111,481 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 10,949 लोग ठीक हुए। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 466,584 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 76,58,203 वैक्सीनेशन हुआ। अब तक कुल 1,18,44,23,573 वैक्सीनेशन हो चुका है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 29 नवंबर को दंगा नहीं करेंगे, जश्न मनाएंगे किसान, ट्रैक्टर रैली पर बोले राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद कृषि कानून की वापसी को केंद्रीय कैबिनेट से भी मंजूरी मिल गई है। अब इसे हटाने के लिए संसद में बिल लाया जाएगा। वहीं कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के फैसले के बाद भी किसान अपने आंदोलन पर डटे हुए हैं। किसानों की अभी भी सरकार से कुछ मांगे हैं जिनको लेकर वो आंदोलन खत्म करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में जब आज तक ने किसान नेता राकेश टिकैत से पूछा कि आखिर किसान आंदोलन कब खत्म होगा, तो उन्होंने सरकार के सामने कई मांगे रख दी। टिकैत ने आज तक से कहा, कानून को वापस लेने का अचानक ऐलान हमारे लिए चौंकाने वाला था, लेकिन हम इसका स्वागत करते हैं।
ठीक है, आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन 2-3 चीजें हैं। जो 700 से ज्यादा किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए हैं, उन्हें सरकार मुआवजा दे और उनका स्मारक बनाने के लिए जमीन मुहैया कराए। इतना ही नहीं, किसानों पर दर्ज किए गए केस को भी वापस लेने की उन्होंने मांग रखी। वहीं टिकैत ने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को लेकर कहा कि MSP की मांग आंदोलन का हिस्सा है, लेकिन सरकार इस पर कानून बनाना नहीं चाहती है। वहीं 29 नवंबर को संभावित ट्रैक्टर रैली को लेकर टिकैत ने कहा कि किसान मोर्चा इस पर 27 तारीख को अंतिम फैसला लेगा। टिकैत ने कहा, 1 साल से हमारा आंदोलन चल रहा है और आप अब चाहते हो हम ऐसे ही घर चले जाएं। उन्होंने कहा, ट्रैक्टर रैली हमारे 1 साल के संघर्ष का सेलिब्रेशन होगा। हम 29 को खुशी जाहिर करेंगे, कोई दंगा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, 26 नवंबर को मीटिंग है जिसमें शामिल होने वो दिल्ली जाएंगे। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि सरकार ने 3 कृषि कानूनों को खत्म करने का जो फैसला लिया है वो भी एक तरफा है, क्योंकि वो किसानों से बात नहीं कर रही है। टिकैत ने मांग रखी कि सरकार किसानों संगठनों से बात करे और MSP सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाए। टिकैत ने दोहराया कि यह प्रदर्शन सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी होगा।